Radhe Radhe. Hello everyone. Let's begin with the new episode of Husband Secret channel. सब्सक्राइब कर दिया ना? So start. अनिरुद्ध भरत से बात कर ही रहा था कि तभी अचानक भरत उसके पैरों के पास बैठ गया। वो अपने जूतों के फीते बांधने का नाटक करने लगा। अनिरुद्ध को उसकी ये हरकत कुछ अजीब सी लगी। उसने भरत से कुछ बोलना चाहा, पर भरत ने उसे रोकते हुए धीमी आवाज में कहा, तुम्हारी पीछे वाली बिल्डिंग की 7वीं मंजिल की तरफ देखो, लेकिन संभाल कर। भरत की बात सुनकर अनिरुद्ध धीरे से पीछे मुड़ा। तभी उसकी नजर 7वीं मंजिल की खिड़की पर पड़ी, जिसे देखकर वो हैरान रह गया। वहाँ एक शख्स खड़ा अभी भी उसे दूरबीन से देख रहा था। तभी भरत अनिरुद्ध से धीमी आवाज में बोला, मुझे लगता है तुम्हारा और मनीषा का यहाँ रुकना ठीक नहीं है, तुम लोग फौरन यहाँ से निकल जाओ। इतना कहकर भरत उठकर खड़ा हुआ और बिना अनिरुद्ध से कुछ बोले वहाँ से चला गया। अनिरुद्ध को भरत की बात ठीक लगी। उसने फौरन फोन करके गाड़ी बुलाई और मनीषा के साथ उसमें बैठकर वहाँ से निकल गया। तभी उस बिल्डिंग की 7वीं मंजिल पर खड़े उस शख्स ने अपने चेहरे के सामने से दूरबीन हटाई। अनिरुद्ध को वहाँ से निकलता देख उसके चेहरे पर गुस्से के भाव आ गए। उसने तुरंत अपना फोन निकालकर किसी को फोन मिलाया। जैसे ही दूसरी तरफ से फोन उठा, वो शख्स अपने चेहरे पर घाव के निशान को खुजलाते हुए बोला, बॉस, मैं भोलू बोल रहा हूँ, एक बुरी खबर है। एक बार फिर अनिरुद्ध रघुवंशी का सच सामने आते आते रह गया। दूसरी तरफ से एक शख्स की गुस्से से भरी आवाज आई, ये अनिरुद्ध रघुवंशी मेरे गले का कांटा बन गया है, पता नहीं हर बार कैसे इसकी पत्नी से बचा लेती है। तभी भोलू उसकी बात को बीच में ही काटते हुए बोला, नहीं बॉस, इस बार उसकी पत्नी ने कुछ नहीं किया। वो कार उसकी पत्नी की तरफ तेजी से आ रही थी और मेरी नजर हर वक्त अनिरुद्ध की तरफ ही थी, पर इससे पहले वो कोई प्रतिक्रिया करता, न जाने कहां से वो भरत बीच में आ गया और मनीषा को बचा लिया। अगर वो बीच में नहीं आया होता तो अनिरुद्ध का सच सबके सामने आ चुका होता। उस आदमी ने चिढ़ते हुए कहा, क्या इसका मतलब अब हमारे सामने 2 लोग हैं जो हमारे और अनिरुद्ध के बीच में दीवार बनकर खड़े हैं। इनका कुछ करना पड़ेगा। तुम आज से ही भरत पर भी नजर रखना शुरू कर दो। उस आदमी की बात सुनकर भोलू बोला, ठीक है बॉस, आप फिक्र न करें, आज से ये भरत मेरी नजर से बच नहीं पाएगा। और रही बात अनिरुद्ध रघुवंशी की, तो वो ज्यादा दिन तक छुप कर नहीं रह सकता। उसका सच एक न एक दिन सबके सामने तो जरूर आएगा। ऐसा लग रहा था कि भोलू के दिमाग में कुछ न कुछ तो जरूर था, जिससे अनिरुद्ध अनजान था। और उस वक्त अनिरुद्ध को किसी और की नहीं पड़ी थी। उसे अगर किसी की चिंता थी तो वो थी मनीषा, जो पूरे रास्ते शांत बैठी हुई थी। रघुवंशी स्टेट पहुंचते ही कैलाश अनिरुद्ध की व्हीलचेयर लेकर उसे उसके कमरे में ले गया, जबकि मनीषा शांत होकर उसके आगे आगे चल रही थी। अनिरुद्ध को कमरे में छोड़ने के बाद कैलाश वहाँ से चला गया। उसके वहाँ से जाते ही अनिरुद्ध अपनी व्हीलचेयर से उठा और जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजा बंद करते ही अनिरुद्ध मनीषा की तरफ तेजी से बढ़ा और उसे अपने सीने से लगा लिया। अनिरुद्ध के दिल की धड़कनें तेज थी और उसके हाथ कांप रहे थे। अनिरुद्ध की बाहों में आते ही मनीषा अपने सदमे से बाहर आई। अनिरुद्ध को कांपते हुए देख मनीषा ने अनिरुद्ध से कहा, मैं ठीक हूँ, अब आप परेशान मत होइए। अनिरुद्ध ने मनीषा को बिना अपनी बाहों से आजाद करते हुए कहा, हम बहुत डर गए थे मनीषा, अगर आज आपको कुछ हो जाता तो हम जीते जी मर जाते। अनिरुद्ध मनीषा को अपने आगोश में भर अपने दिल की बात बोले जा रहा था। उसकी बातें सुनकर मनीषा पूरी तरह से अपने सदमे को भूल गई और अनिरुद्ध को संभालते हुए बोली, मैंने आपसे पहले भी बोला है, आपके रहते मुझे कुछ नहीं हो सकता। अनिरुद्ध ने अफसोस करते हुए कहा, लेकिन आज हम आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाए। पूरी तरह से ठीक होने के बावजूद भी हम इस व्हीलचेयर पर बैठे रहे। अगर आज भरत आपको बचाने के लिए न आया होता तो न जाने क्या हो जाता। आज हमें खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा है। मनीषा ने अनिरुद्ध को समझाते हुए कहा, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आप मुझसे बहुत दूर थे। आप चाहकर भी मुझे और उस बच्चे को नहीं बचा सकते थे, लेकिन हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि अगर आप व्हीलचेयर से उठ जाते तो सबको पता चल जाता कि आप पूरी तरह से ठीक हैं। फिर ये बात आपके दुश्मनों तक पहुंचने में देर नहीं लगती। अनिरुद्ध कुछ देर की चुप्पी के बाद बोला, हमें लगता है कि आज जो कुछ भी हुआ उसके पीछे हमारे दुश्मनों का ही हाथ है। ये सुनकर मनीषा की आंखें बड़ी हो गई। वो अनिरुद्ध के सीने से पीछे हटती हुई बोली, ये आप क्या कह रहे हैं? अनिरुद्ध ने मनीषा को सारी बात बताई, यहाँ तक कि उसने उसे अपने उस शक के बारे में भी बताया जो उसे उस दिन सांप और सूप के गिरने पर हुआ था। सारी बात जानने के बाद मनीषा के होश उड़ गए। तभी मनीषा को कुछ याद आया। वो अचानक से बोली, मैंने उसे देखा है। अनिरुद्ध ने हैरानी से पूछा, किसे? मनीषा बोली, जो आदमी उस कार को चला रहा था, मैंने उसकी शक्ल देखी है। मनीषा की बात सुनकर अनिरुद्ध के माथे पर तेज आ गया। उसने गंभीर आवाज में कहा, क्या आप उस शख्स को पहचानती हैं? मनीषा ने कहा, नहीं, उसका चेहरा मैंने बस कुछ सेकंड्स के लिए ही देखा था, पर वो चेहरा मेरे दिमाग में बैठ गया है। अनिरुद्ध ने फौरन अपना मोबाइल निकालते हुए कहा, हम अभी किसी स्केच आर्टिस्ट को बुलाकर उस आदमी का स्केच बनवाते हैं, जिससे उसे ढूंढने में हमें मदद मिल सके। मनीषा ने अनिरुद्ध के हाथ से उसका फोन छीनते हुए कहा, उसके लिए आपको किसी स्केच आर्टिस्ट को बुलाने की जरूरत नहीं है। मैंने बारीकी से उस शख्स को देखा है, उसका स्केच मैं खुद बनाऊंगी। मनीषा एक पेपर और पेंसिल लेकर सोफे पर बैठी। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने मन में उस पल को याद किया जब वो कार तेजी से उसकी तरफ आ रही थी। उस एक सेकंड में मनीषा को जिस आदमी की हल्की सी झलक नजर आई थी, अचानक से उसका पूरा चेहरा उसके सामने आ गया। मनीषा ने अपनी आंखें खोली और उसके हाथ खुद ब खुद उसके पेपर पर चलने लगे। अनिरुद्ध बेसब्री से उस पेपर की तरफ देख रहा था और मनीषा बिना रुके उस शख्स की तस्वीर बनाई जा रही थी। कुछ ही मिनटों में मनीषा ने उस कोरे कागज को एक शख्स के चित्र से भर दिया। अनिरुद्ध ने उस कागज को हाथ में उठाते हुए कहा, क्या वो शख्स ऐसा ही दिखता था? मनीषा ने जवाब दिया, बिल्कुल इसी तरह।
अनिरुद्ध ने गुस्से से उस चित्र को देखते हुए कैलाश को आवाज लगाई। कुछ ही देर में कैलाश दरवाजा खोलते हुए उस कमरे में आ पहुंचा। अनिरुद्ध ने उसे वो पेपर देते हुए कहा, किसी भी हाल में मुझे ये शख्स चाहिए, तुम अपने आदमियों को इसी वक्त से काम पर लगा दो। कैलाश ने हाथ में पेपर लेते हुए हाँ में सिर हिलाया और उसे लेकर कमरे से बाहर निकल गया। वहाँ से कुछ दूर एक होटल के रेस्टोरेंट में एक आदमी बैठा था। उसके हाथ में विस्की का ग्लास था और वो शांत नजरों से बैठा विस्की का घूंट कटके जा रहा था। तभी रेस्टोरेंट का दरवाजा खुला और भोलू अंदर दाखिल हुआ। वो उस आदमी के पास आता हुआ उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। भोलू को अपने सामने देख वो आदमी बोला, क्या खबर लाए हो? भोलू बोला, ठाकुर साहब, मैंने उस भरत के बारे में पता किया है। वो अनिरुद्ध की कंपनी में काफी समय से काम कर रहा है, पर उसे काम में ज्यादा दिलचस्पी नहीं है। वो काम के बहाने ज्यादातर अपनी निजी जिंदगी में व्यस्त रहता है। वैसे भी मुझे नहीं लगता कि वो हमारे लिए कोई मुसीबत खड़ी कर सकता है। भोलू की बात सुनकर अमरेंद्र ठाकुर ने विस्की की चुस्की लेते हुए कहा, उस भरत ने आज जो कुछ भी किया उसे देखकर मुझे तो ऐसा नहीं लगता। भोलू चुप रहा। तभी अमरेंद्र ठाकुर बोला, मैंने सुना है कि वो अनिरुद्ध के बहुत करीब है, उसके अपने सगे भाई से भी ज्यादा, और जब तक वो उसके साथ है वो हमारे लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। अभी तक सिर्फ मनीषा हमारे रास्ते में आ रही थी, लेकिन अब ये भरत भी हमारे मकसद के बीच में आ रहा है। जब तक ये दोनों अनिरुद्ध के साथ हैं तब तक हम अनिरुद्ध को छू भी नहीं सकते। अमरेंद्र की बात सुनकर भोलू बोला, ठाकुर साहब, अगर हमें अपने मकसद में कामयाब होना है तो हमें इन दोनों को अपने रास्ते से हटाना होगा। कुछ सोचकर अमरेंद्र बोला, शायद तुम सही कह रहे हो। हमारे इरादों में कामयाब होने के लिए हर उस शख्स को मरना पड़ेगा जो हमारे आड़े आएगा। ठाकुर की बात सुनकर भोलू के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। वो बोला, तो बताइए आगे क्या करना होगा? अमरेंद्र ने गंभीर आवाज में कहा, मैं तुम्हें जल्दी बताऊंगा। कुछ दिन बाद अनिरुद्ध स्टडी में बैठा अपने ऑफिस का काम कर रहा था और उसके पास बैठी मनीषा एक किताब पढ़ रही थी। तभी स्टडी के दरवाजे पर एक दस्तक हुई। मनीषा ने जाकर जब दरवाजा खोला तो सामने बुआ जी खड़ी हुई थी। बुआ जी ने मनीषा को देखकर कहा, मनीषा बेटा, जब से तुम अमेरिका से वापस लौटी हो तब से मैं तुमसे ठीक से बात भी नहीं कर पाई। अगर तुम्हारे पास समय हो तो क्या हम कुछ देर बात कर सकते हैं? मनीषा ने अनिरुद्ध की तरफ देखा, जिस पर अनिरुद्ध मुस्कुराते हुए बोला, आप हमारी चिंता न करें, हम ठीक हैं। आप बुआ जी के साथ जाएं, अगर हमें कोई जरूरत होगी तो हम आपको फोन कर लेंगे। अनिरुद्ध की बात सुनकर मनीषा के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और वो बुआ जी के साथ वहाँ से चली गई। मनीषा बुआ जी के साथ गार्डन में टहल रही थी। तभी बुआ जी ने मनीषा से पूछा, और बताओ मनीषा, तुम्हें अमेरिका कैसा लगा? मनीषा ने मुंह बनाते हुए कहा, सच बताऊं तो मुझे अपना देश ही पसंद है। मैं वहाँ बहुत कुछ मिस करती थी, सबसे ज्यादा यहाँ के खाने को। वहाँ का खाना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, लेकिन जब अनिरुद्ध वहाँ मेरे पास आ गए तब मुझे वहाँ रहने में कोई परेशानी नहीं हुई। उन्होंने मेरा इतना ख्याल रखा कि मुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं हुई। मनीषा की बात सुनकर बुआ जी मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हें और अनिरुद्ध को इस तरह से खुश देखकर बहुत अच्छा लगता है। भगवान करे तुम दोनों को किसी की नजर न लगे। वो दोनों वहाँ बात ही कर रहे थे कि तभी अचानक वहाँ किसी जानवर के चिल्लाने की आवाज आई। उसकी आवाज सुनकर वो दोनों चौंकते हुए घर के दरवाजे की तरफ गए। वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि घर के दरवाजे के बाहर अनुराधा जी गुस्से से लाल खड़ी थी। उनके सामने घर की मेड खड़ी थी, जिसके पैर के पास एक कुत्ते का पिल्ला बैठा हुआ था। उस पिल्ले के सिर से खून निकल रहा था और उस मेड के हाथ में एक बड़ा सा डंडा था। वो पिल्ला जोर जोर से रो रहा था और अनुराधा जी उस मेड को गुस्से से फटकार लगा रही थी। अगर तुम्हें अपनी नौकरी प्यारी है तो इस पिल्ले को जिंदा मत छोड़ना, आज मैं इसे मरा हुआ देखना चाहती हूँ। अनुराधा जी का ये रूप देखकर बुआ जी उनके पास जाती हुई बोली, क्या हुआ भाभी, आप इतने गुस्से में क्यों हो? अनुराधा जी ने तेज आवाज में कहा, देखो इस पिल्ले ने क्या किया। इसने मुझे काटने की कोशिश की और इसकी हरकत की वजह से मेरी इतनी अच्छी साड़ी खराब हो गई। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अनुराधा जी की बात सुनकर बुआ जी बोली, भाभी, माना इस पिल्ले से गलती हुई है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि इसे मार मार कर आप इसकी जान ही ले लें। अनुराधा जी गुस्से से बोली, तुम मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। इतना कहकर अनुराधा जी ने मेड को इशारा किया और वो मेड वापस से उस पिल्ले पर डंडे बरसाने लगी। वो दृश्य इतना भयानक था कि किसी का दिल भी उसे देखकर दहल उठे। अनुराधा जी का ऐसा रूप मनीषा पहली बार देख रही थी। मनीषा मन ही मन सोच रही थी कि बुआ जी और अनुराधा जी दोनों ही एक दूसरे से कितनी अलग थी। जहाँ बुआ जी इतनी नरम दिल और शांत स्वभाव की थी, वहीं उसकी खुद की सास क्रूर और पत्थर दिल थी। मनीषा ने कभी नहीं सोचा था कि अनुराधा जी इतनी निर्दयी होंगी और उनके लिए किसी प्राणी की जान का कोई मोल नहीं होगा। तब ये ख्याल ने मनीषा को ऊपर से नीचे तक झकझोर दिया। मनीषा के दिल में एक ऐसी बात घर करने लगी जिसका ख्याल करते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। मनीषा अपने मन में बड़बड़ाई, कहीं ऐसा तो नहीं कि आज तक रघुवंशी परिवार में जितने भी कत्ल हुए उनके पीछे इन्हीं का हाथ हो? क्या मनीषा का शक सही था? क्या अनुराधा जी ही अनिरुद्ध को फंसाना चाहती थी? मनीषा इस धर्म संकट का सामना कैसे करेगी? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम पर। राधे 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 बंसी बट में राधे। रघुवंशी इंडस्ट्रीज के ऑफिस में भरत अपने केबिन में बैठा काम कर रहा था। तभी उसके केबिन के दरवाजे पर दस्तक हुई। भरत बिना दरवाजे की तरफ देखे बोला, कम इन। तभी दरवाजा खुला और एक व्हील चेयर उस केबिन में दाखिल हुई। भरत ने आंखें उठाकर देखा तो उसके सामने अनिरुद्ध अपनी व्हील चेयर पर बैठा था। अनिरुद्ध को देखकर भरत ने हैरानी से पूछा, अनिरुद्ध तुमने यहाँ आने की तकलीफ क्यों की? मुझे बता दिया होता तो मैं तुम्हारे पास आ जाता। अनिरुद्ध ने व्हील चेयर का बटन दबाया और अंदर आते हुए बोला,
माना हम अपाहिज हैं, पर हम अभी भी अपनी मर्जी से कहीं भी जा सकते हैं। अनिरुद्ध की बात सुनकर भरत भौहें सिकोड़ते हुए बोला, वैसे क्या मैं पूछ सकता हूँ कि अचानक तुम्हें मुझसे क्या काम पड़ गया? भरत जानता था कि अनिरुद्ध उसे कुछ खास पसंद नहीं करता था, इसलिए अचानक से अनिरुद्ध को अपने कैबिन में देखकर वो समझ गया कि अनिरुद्ध को उससे जरूर कोई काम था। पर अनिरुद्ध के चेहरे पर जरा सा भी रूखापन नजर नहीं आ रहा था। उसने नरम लहजे में कहा, उस दिन अगर तुम मनीषा को नहीं बचाते तो न जाने क्या होता। उस दिन से आज तक हमें तुम्हारा ठीक से धन्यवाद करने का मौका नहीं मिला, इसलिए आज हम तुमसे मिलकर तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। अनिरुद्ध की बात सुनकर भरत को थोड़ा नॉर्मल फील हुआ। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, इसमें शुक्रिया बोलने की कोई बात नहीं है। उस वक्त मैंने वही किया जो करना जरूरी था। अगर तुम्हारे पैर ठीक होते तो शायद मेरी जगह पर तुम भी वही करते। भरत की बात सुनकर अनिरुद्ध समझ गया कि भरत उसे उकसाने की कोशिश कर रहा था। तभी भरत ने अनिरुद्ध से पूछा, वैसे अब तुम्हारे पैर कैसे हैं? अनिरुद्ध ने बहाना बनाते हुए कहा, पिछले कुछ समय से हम मसाज और एक्यूपंक्चर थेरेपी ले रहे हैं और हमें अपने पैरों में हल्का सा इम्प्रूवमेंट महसूस हो रहा है और हमें यकीन है कि अगर इसी तरह हमारी थेरेपी जारी रही तो बहुत जल्द हमारे पैर बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। भरत अनिरुद्ध को कुछ देर यूं ही देखता रहा। ऐसा लग रहा था जैसे उसे समझ में आ रहा था कि अनिरुद्ध ये सब उसे बहलाने के लिए कह रहा हो। अनिरुद्ध भी बिना कुछ कहे भरत की तरफ गौर से देख रहा था, मानो जैसे उसे अपना आत्मविश्वास दिखाना चाहता हो। कुछ देर की चुप्पी के बाद भरत अनिरुद्ध से बोला, वैसे मेरे मन में एक बात है जो बहुत समय से मैं तुमसे कहना चाहता था, पर समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे बोलूं। अनिरुद्ध ने जिज्ञासा के साथ पूछा, कौन सी बात? भरत ने एक गहरी सांस भरते हुए कहा, मुझे लगता है कि उस दिन गाड़ी जो मनीषा की तरफ आ रही थी वो सब कुछ एक सोचा समझा प्लान था। भरत की बात सुनकर अनिरुद्ध के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। तभी भरत आगे बोला, और मुझे ये भी लगता है कि जिस किसी ने भी ये सब करवाया था उसकी दुश्मनी मनीषा से नहीं बल्कि तुमसे है। अनिरुद्ध भरत की आंखों में देख पा रहा था कि वो जो कुछ भी कह रहा था उसे लेकर वो बहुत सीरियस था। अनिरुद्ध ने भरत के शक को यकीन में बदलते हुए कहा, तुम ठीक कह रहे हो भरत, उस दिन वो हमला हमारे लिए था। यहाँ तक कि उस दिन से पहले भी कई बार हम और मनीषा पर ऐसे हमले हो चुके हैं। ये सुनकर भरत चौंक गया। उसने हड़बड़ाते हुए पूछा, क्या? पर इस बारे में तुमने किसी को कुछ बताया क्यों नहीं? अनिरुद्ध बोला, हम नहीं चाहते थे कि ये बात हमारे परिवार में कोई जाने, क्योंकि इससे वो सब घबरा जाते, और दूसरा हम नहीं चाहते थे कि हमारे साथ साथ हमारे परिवार का कोई सदस्य भी हमारे दुश्मनों की नजर में आए। भरत ने चिंता करते हुए कहा, लेकिन कौन है ये लोग और इनकी तुमसे क्या दुश्मनी है? अनिरुद्ध ने एक गहरी सांस भरते हुए कहा, हम अभी तक नहीं जानते कि ये लोग कौन है और हमसे क्या चाहते हैं, पर हम इतना जरूर जानते हैं कि ये लोग बहुत खतरनाक है और हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। भरत ने कुछ सोचते हुए कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि इन सब का ताल्लुक इस कंपनी से हो? अनिरुद्ध बोला, हो भी सकता है। अगर ऐसा है तो बहुत जल्द हमारे दुश्मन हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने से बाज नहीं आएंगे। लगभग 1 महीने में कंपनी के नए प्रेसिडेंट का चुनाव होने वाला है और हमारे दुश्मन ये कभी नहीं चाहेंगे कि हम प्रेसिडेंट बने। भरत ने फिक्र करते हुए कहा, अनिरुद्ध, तुम्हें अच्छे से पता है कि मुझे प्रेसिडेंट बनने का जरा सा भी लालच नहीं है, लेकिन अगर मैं सच बोलूं तो इस कंपनी को तुम्हारे अलावा और कोई नहीं संभाल सकता। पर मुझे फिक्र है कि अगर तुम प्रेसिडेंट बन गए तो तुम्हारे दुश्मन और ज्यादा सक्रिय हो जाएंगे, क्योंकि एक बार पहले भी वो तुम्हारा एक्सीडेंट करवा चुके हैं। इसलिए अगर मेरी मानो तो सिद्धार्थ को ही इस कंपनी का प्रेसिडेंट बने रहने दो, और रही बात मेरी, तो मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा हूँ। इससे मैं तुम्हारे दुश्मनों की नजर में आ जाऊंगा और फिर वो तुमसे पहले मेरे पीछे आएंगे। भरत की बात सुनकर अनिरुद्ध का चेहरा उतर गया। उसने धीरे से कहा, इसी बात का तो हमें डर है भरत, पर हमें लगता है कि उस दिन मनीषा को बचाने के बाद तुम हमारे दुश्मनों की नजर में पहले ही आ चुके हो। अनिरुद्ध की बात सुनकर भरत के चेहरे पर गंभीर भाव आ गए। तभी अनिरुद्ध ने आगे कहा, वो लोग अच्छे से जानते हैं कि तुम और मनीषा हमारे साथ हो, इसलिए वो मनीषा के साथ साथ तुम्हें भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। पर हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से मनीषा और तुम पर कोई मुसीबत आए, क्योंकि मनीषा हमारी जान है और तुम हमारे भाई हो। अनिरुद्ध के मुंह से भाई शब्द सुनकर भरत का दिल भर आया। उसे समझ में आने लगा था कि आखिर मनीषा क्यों अनिरुद्ध को चाहने लगी थी, क्योंकि उस पत्थर जैसे दिखने वाले शख्स के अंदर एक खूबसूरत दिल भी था जो अपनों की बहुत परवाह करता था। भरत अनिरुद्ध की आंखों में खुद के लिए परवाह देख पा रहा था। उसने दृढ़ होकर अनिरुद्ध को जवाब दिया, कमाल करते हो तुम, भाई भी बोलते हो और पीछे हटने को भी कहते हो। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा और हम दोनों मिलकर दुश्मन का सामना करेंगे। इस लड़ाई में मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और चाहकर भी तुम मुझे अलग नहीं कर सकते। भरत की बातों ने अनिरुद्ध के दिल को छू लिया। आज काफी समय बाद अनिरुद्ध को भरत के लिए वापस से हमदर्दी हो रही थी। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, हम तुम्हें नहीं रोकेंगे, पर ध्यान रहे, तुम्हें हरदम चौकन्ना रहना होगा, क्योंकि हम नहीं जानते कि अगली बार दुश्मन किस तरह से हम लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है। अनिरुद्ध की बात सुनकर भरत ने अपना सिर हाँ में हिलाया। आज अनिरुद्ध के लिए बहुत खुशी का दिन था, क्योंकि आज मनीषा के साथ साथ उसका भाई भी उसके साथ खड़ा था। इधर मनीषा अपने ऑफिस में बैठी काम कर रही थी। तभी अचानक उसके डेस्क पर रखा लैंडलाइन फोन बजा। मनीषा ने जैसे ही फोन उठाया, वैसे ही दूसरी तरफ से रिसेप्शनिस्ट की आवाज आई, मिसेस मनीषा, आप अभी रिसेप्शन एरिया में आ जाएं, आपसे मिलने कोई आया है। इतना कहकर रिसेप्शनिस्ट ने फोन काट दिया। मनीषा सोचने लगी कि आखिर उससे मिलने कौन आ सकता था। वो अपनी डेस्क से उठी और सीधा रिसेप्शन एरिया की तरफ चल दी। जैसे ही मनीषा रिसेप्शन एरिया में पहुंची, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसके सामने उसकी माँ लता जी खड़ी थी, लेकिन आज लता जी वैसी नहीं दिख रही थी जैसी वो हमेशा दिखती थी। लता जी जो हमेशा अच्छे कपड़े पहनती थी, पर आज उन्होंने सादे कपड़े पहने हुए थे। यहाँ तक कि उनके चेहरे पर कोई मेकअप तक नहीं था।
वो पहले से काफी कमजोर लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने कई दिनों से कुछ खाया ही ना हो। उन्हें इस हाल में देखकर मनीषा समझ गई कि वो किस मकसद से उससे मिलने आई है उसके ऑफिस। मनीषा अपने ऑफिस में कोई तमाशा नहीं चाहती थी, इसलिए वो लता जी की तरफ बढ़ी और उनका हाथ पकड़कर ऑफिस के बाहर ले गई। मनीषा लिफ्ट से होती हुई बिल्डिंग के बाहर निकल गई। पूरे वक्त लता जी उसके साथ ही थी। बाहर जाते ही मनीषा ने रूखे शब्दों में उनसे कहा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? क्या और पैसे चाहिए? जैसे मनीषा ने सोचा था ठीक वैसा ही हुआ। लता जी ने बेशर्मों की तरह मनीषा से कहा, बेटी मेरी हालत बहुत बुरी है, मेरे ऊपर 20 लाख का कर्जा है और अगर मैंने उसे नहीं चुकाया तो वो लोग मेरी जान तक ले लेंगे। लता जी की बात सुनकर मनीषा के दिल में एक आग भड़क उठी। वो तेज आवाज में बोली, पिछली बार जब आप मुझसे मदद मांगने आई थी तो मैंने एक ही शर्त पर आपकी मदद की थी कि आप फिर से जुआ नहीं खेलेंगी, पर मैं भूल गई थी कि जुआ एक ऐसा जहर है जिसकी आदत एक बार लग जाए तो फिर कभी नहीं जाती। मुझे माफ कीजिए, मैं इस बार आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। मनीषा की बात सुनकर लता जी गिड़गिड़ाते हुए बोली, ऐसा मत बोलो बेटी, तुम्हें शायद पता नहीं कि हमारे घर की बहुत बुरी हालत है। तुम्हारे पिता का बिजनेस पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। मुझे लगा कि मैं जुए से कमाए हुए पैसों से उनकी थोड़ी मदद कर दूंगी, पर इस बार मैं ऐसा गिरी जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकती हो। मैं अपना सब कुछ हार गई, यहाँ तक कि मैं सिर से लेकर पांव तक कर्ज में डूबी हुई हूँ। बस अब तुम ही हो जो मेरी आखिरी उम्मीद हो। लता जी की बात सुनकर मनीषा का दिल पिघल तो रहा था, पर वो फिर से उनकी मदद नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वो अच्छे से जानती थी कि चाहे लता जी कितनी भी बड़ी मुसीबत में क्यों न पड़ जाए, लेकिन वो अपनी जुए की लत कभी नहीं छोड़ पाएंगी। मनीषा लता जी को मना ही करने वाली थी कि तभी उनके पास एक गाड़ी आकर रुकी। उस गाड़ी में से 4 हट्टे कट्टे लोग नीचे उतरे और तेजी से लता जी की तरफ बढ़े। इससे पहले मनीषा को समझ पाती, उनमें से एक आदमी ने लता जी के पास आते ही उनके गाल पर एक जोर का थप्पड़ जड़ दिया। ये सब देखकर मनीषा के होश उड़ गए। तभी उस आदमी ने लता जी का गला पकड़ते हुए कहा, पागल बुढ़िया, तुझे क्या लगा तू हमसे बचकर निकल जाएगी? कुछ भी हो जाए अपने 20 लाख तो हम तुझसे वसूल कर ही रहेंगे। तभी वो आदमी अपने साथियों से तेज आवाज में बोला, डालो इस बुढ़िया को गाड़ी में। उसके ऐसा बोलते ही उसके आदमियों ने लता जी को कस के पकड़ लिया और खींचते हुए गाड़ी की तरफ ले जाने लगे। मनीषा वो सब देखकर हक्की बक्की रह गई। उसने लता जी को उन आदमियों की पकड़ से छुड़वाने की कोशिश की, पर उसकी हर कोशिश नाकामयाब रही। लता जी लगातार चीखे जा रही थी, पर उनकी चीख सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। मनीषा से वो दृश्य देखा नहीं गया और वो तेज आवाज में उन आदमियों से बोली, मैं तुम्हारे सारे पैसे चुकाने के लिए तैयार हूँ, बस तुम इन्हें छोड़ दो। मनीषा की बात सुनकर उन लोगों ने लता जी को छोड़ दिया और मनीषा को घेर कर खड़े हो गए। मनीषा लता जी की मदद नहीं करना चाहती थी, पर जब उसने उन्हें तकलीफ में देखा तो अचानक से उसके अंदर की बेटी जाग गई। भले ही मनीषा को अपने गोद लिए हुए परिवार में कभी सुख नहीं मिला, पर वो इस बात को नहीं नकार सकती थी कि उस परिवार ने उस अनाथ को इतने साल पाला था। उसी भावनाओं की नदी में बहकर मनीषा ने लता जी की मुसीबत अपने सर पर ले ली थी। तभी वो आदमी मनीषा के एकदम नजदीक आकर बोला, देख लड़की, इस बुढ़िया पर 20 लाख का कर्ज है, क्यों फालतू में इसके लिए तू मुसीबत मोल ले रही है? शायद तुझे पता नहीं कि अगर एक बार तो इसमें पड़ गई तो बिना कर्ज चुकाए इससे बाहर नहीं निकल पाएगी। मनीषा अच्छे से समझ रही थी कि वो शख्स उससे क्या कहना चाह रहा था। मनीषा उस आदमी से बोली, मैं सब अच्छे से जानती हूँ, इनका पूरा कर्ज मैं चुकाऊंगी, लेकिन मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। मनीषा की बात सुनकर वो आदमी कुछ सोचते हुए बोला, ठीक है, तेरे पास अगले 3 दिन का वक्त है। अगर चौथे दिन तूने हमारा पूरा कर्जा नहीं चुकाया तो इस बुढ़िया के चौथे का इंतजाम कर लेना। उस आदमी की आंखों में खून उतर आया था। उसे देखकर मनीषा के पूरे शरीर में एक सिहरन सी पैदा हो गई थी। तभी वो आदमी अपने आदमियों के साथ गाड़ी में बैठा और तेजी से वहाँ से निकल गया। उस आदमी के शब्द अभी भी मनीषा के कानों में गूंज रहे थे। किसी भी हाल में उसे अगले 3 दिन में 20 लाख रुपयों का इंतजाम करना था। मनीषा ने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली थी, लेकिन अब वो पीछे नहीं हट सकती थी। अब क्या करेगी मनीषा? क्या वो 3 दिन में 20 लाख रुपए का इंतजाम कर पाएगी? या आपको एपिसोड कैसा लगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे। जिसका सब्सक्राइब करना रह गया वो जल्दी से सब्सक्राइब करे। और थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।